Hello everyone, my name is Poonam and welcome back to my channel Smart Study with Harpy. So friends, आज की हमारी क्लास एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड है, जिसमें बात करी जाए प्राचीन भारतीय इतिहास। ठीक है, जिसमें बात करी जाए हम लोगों ने टोटल 6 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। कौन कौन से? सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य साम्राज्य में अशोक के बारे में, और उसके बाद गुप्त वंश में बात करी जाए समुद्रगुप्त, और किसके बारे में? विक्रमादित्य के बारे में। ठीक है, जो भी सिलेबस में दे रखा है उनके अकॉर्डिंग हमने इतनी सारी क्लासेस कर ली। आज की हमारी जो क्लास है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, प्राचीन भारतीय इतिहास की, उसमें सबसे लास्ट क्लास है जिसका नाम है हर्षवर्धन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ये वर्धन वंश से रिलेटेड है। सो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और क्लास को स्टार्ट करने से पहले, जो हर्षवर्धन के बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा सा पीछे का बैकग्राउंड जान लेते हैं। ठीक है, हर्षवर्धन कैसे राजा बने? ये कवि बनना चाहते थे, ठीक है, ये लेखक बनना चाहते थे, लेकिन ये राजा कैसे बने उस चीज़ को थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बैकग्राउंड, थोड़ा सा बेसिक है, उसको देखेंगे तो जो आगे के कॉन्सेप्ट हैं अच्छे से क्लियर होंगे। आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब गुप्त वंश चल रहा था, ठीक है, गुप्त वंश हमने पिछली क्लास में गुप्त वंश के बारे में पढ़ा। ठीक है, हमने ये देखा कि जो गुप्त वंश था उसने हमारे यहाँ काफ़ी टाइम तक शासन किया। ठीक है, काफ़ी टाइम तक चला। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे जो उत्तराधिकारी बनते गए धीरे धीरे, और वो क्या हुआ, लास्ट में जाके बहुत ही मतलब कि योग्य उत्तराधिकारी नहीं थे, और योग्य उत्तराधिकारी ना होने के कारण जो साम्राज्य था वो कई भागों में टूटने लगा। ठीक है, कई नए राज्यों का उदय होने लगा। तो यही सारी चीज़ें हमें देखनी है। देखिए, गुप्त वंश का जब पतन हो रहा था, ठीक है, गुप्त वंश का जब पतन हो रहा था तो उसके बाद कौन सा टाइम पीरियड आता? गुप्तोत्तर काल। ठीक है, कौन सा? गुप्तोत्तर काल। कौन सा? गुप्तोत्तर काल। और देखिए, गुप्तोत्तर काल में क्या होता है कि शासन व्यवस्था जो होती है, शासन व्यवस्था या मैं बोलूँ यहाँ पे जो शासक होते हैं वो योग्य नहीं होते। ठीक है, योग्य नहीं होते, शासक योग्य नहीं, सॉरी योग्य नहीं। ठीक है, शासक जो होते हैं वो योग्य नहीं होते, जिसके कारण क्या होता है, गुप्त वंश का क्या होता है, पतन होने लगता है। जिसके कारण क्या होता है, गुप्त वंश का पतन होने लगता है। अब देखिए क्या होता है, गुप्त वंश का जब पतन हो रहा था तभी क्या हुआ, मध्य एशिया से हुड़ों का आक्रमण हुआ। किसका? हुड़ों का आक्रमण हुआ। हुड़ों का आक्रमण हुआ। एक तो स्थिति कमजोर थी, और इसी चीज़ को देखकर क्या होता है, हुड़ों का आक्रमण होता है। ठीक है, क्या होता है, हुड़ों का आक्रमण होता है। अब जब हुड़ों का आक्रमण हुआ तो इस चीज़ को, ये जब ये स्थिति थी ना, ये परिस्थिति, इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर कुछ नए, इसी साम्राज्य में कुछ नए राजवंशों का उदय होने लगा। ठीक है, क्या बोला मैंने? नए राजवंशों का उदय होने लगा। नए राजवंशों का उदय होने लगा। जैसे एग्जाम्पल में बता दूं, मोखरी वंश हो गया। ठीक है, कौन सा? मोखरी वंश हो गया। उसके बाद गौर वंश हो गया। और कौन सा गौर वंश है, जैसे मान लीजिए, और वर्धन वंश। ठीक है, कौन सा? गौर वंश और वर्धन वंश। ऐसे करके कई सारे राज्यों का क्या होने लगा, उदय होने लगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्थिति मजबूत नहीं थी। ठीक है, कमज़ोर थी, और स्थिति कमज़ोर होने के कारण हुड़ों ने क्या किया, आक्रमण किया। और हुड़ों ने आक्रमण किया तो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर जो नए राज्य थे उनका उदय होने लगा। उनमें जैसे मैंने बताया, मोखरी हो गया, गौर वंश हो गया, वर्धन वंश हो गया, और भी हैं। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होता है, जी इतने सारे जो नए राजवंशों का उदय हो रहा था, इसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई शक्तिशाली अच्छा खासा कोई राजवंश था जिसने काफ़ी बड़े साम्राज्य पे क्या किया, शासन किया, वो था वर्धन वंश। कौन सा था? वर्धन वंश। और इन्हीं के बारे में आगे यहाँ बात करनी। तो आइए फ्रेंड्स बात करते हैं। देखिए, मैंने क्या बताया, जो नए राजवंशों का जो उदय हो रहा था, इसी में सबसे जो प्रमुख राजवंश था वो प्रमुख क्यों था, क्योंकि इन्हीं लोगों ने क्या किया था, सबसे बड़े साम्राज्य पर शासन किया था। अब देखिए, वर्धन वंश की बात करते हैं तो इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक हैं पुष्यभूति। ठीक है, कौन से हैं? पुष्यभूति हैं। और जिसके के कारण पुष्यभूति इसके संस्थापक हैं, तो वर्धन वंश को एक और नाम से जाना जाता है, पुष्यभूति वंश भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? पुष्यभूति वंश भी कहा जाता है। तो ये चीज़ आपको समझ आई। अब देखिए क्या होता है, जो पुष्यभूति थे इनके बाद टोटल कितने? 3 शासक होते हैं। कौन से? नंदवर्धन है। ठीक है, पुष्यभूति के बाद कौन से बनते हैं? राजा नंदवर्धन। फिर उसके बाद आदित्यवर्धन,
क्या है, आदित्यवर्धन। और आदित्यवर्धन के बाद जो थोड़ा अच्छे शासक बनते हैं वो हैं प्रभाकर वर्धन। कौन, प्रभाकर वर्धन, ठीक है, प्रभाकर वर्धन। इन लोगों के बारे में पढ़ना नहीं है, सिर्फ ये जानना है कि कैसे जो हर्षवर्धन थे वो राजा बने, क्योंकि वो तो कवि बनना चाहते थे, मैंने बताया, ठीक है। देखिए प्रभाकर वर्धन जो थी, इनकी वाइफ, इनकी पत्नी जो थी वो कौन थी, इनकी पत्नी का नाम था यशोमती, ठीक है। क्या नाम था, यशोमती, ठीक है, यशोमती नाम था। और जो यशोमती थी इन्हीं के 2 बेटे थे, यानी प्रभाकर वर्धन जो थे इन दोनों लोग के 2 बेटे थे। एक का नाम था राज्यवर्धन, क्या नाम था, राज्यवर्धन, ठीक है। दूसरे का नाम क्या था, हर्षवर्धन, हर्षवर्धन, ठीक है। और एक बेटी थी जिसका नाम था राजश्री, क्या नाम था, राजश्री, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, जो राज्यवर्धन थे राजकाज में इनका मन लगता था, ठीक है। इनका मन जो था ये इंटरेस्टेड किस में थे, राजकाज में। ये कवि और लेखक है ना, इसमें इंटरेस्टेड रखते थे, ठीक है। लेखक बनना चाहते थे, कवि बनना चाहते थे। अब देखिए होता क्या है, जब प्रभाकर वर्धन पहले से डिसाइड हो जाता है कि जो प्रभाकर वर्धन है उनके बाद राजा कौन बनेगा, भैया इनका इंटरेस्ट जिसमें था उसमें इनको भेजा जाएगा, इनका जिसमें इंटरेस्ट है उनको उसमें भेजा जाएगा। देखिए जब प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो जाती है तो राज्यवर्धन जो थे इनको क्या बनाया जाता है, राजा बनाया जाता है। किसकी मृत्यु के बाद, प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद राजा कौन बनता है, तो राजा बनते हैं राज्यवर्धन। और इसके बाद यही समझना है कि जब राजा ये बने तो इनका तो इंटरेस्ट इसमें था, तो ये राजा कैसे बन गए, इसे समझते हैं। देखिए जब राज्यवर्धन राजा बनते हैं तो ये अपनी राजधानी, देखिए जब ये पुष्यभूति, यहीं पहले समझ लेते हैं, पुष्यभूति जब वर्धन वंश की स्थापना करते हैं तो राजधानी क्या बनाते हैं, राजधानी थी थानेश्वर। कौन सी, थानेश्वर, ठीक है, यहाँ लिखते हैं क्योंकि आगे मुझे समझाना है, थानेश्वर। अब देखिए जब ये राजा बनते हैं तो भैया राजधानी वही रहती है, तो थानेश्वर कहाँ पड़ता है, हरियाणा में, ठीक है। ये है हरियाणा, हरियाणा, और यहीं पर पड़ता है थानेश्वर, ठीक है। राजधानी क्या बनाते हैं, थानेश्वर, ये राजधानी है, ठीक है, ये क्या है, राजधानी है। अब देखिए यहाँ पर कौन शासक था, यानी कि यहाँ पर कौन सा वंश था, पहले तो पुष्यभूति वंश। कौन सा, पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति वंश का उदय हो रहा था कहाँ, थानेश्वर, हरियाणा में, ठीक है। और यहाँ के राजा कौन थे, यहाँ के राजा बने भैया प्रभाकर वर्धन के बाद राज्यवर्धन बन गए। ये चीज़ क्लियर हुई, राज्यवर्धन, ठीक है, कौन, राज्यवर्धन। अब देखिए आगे बात करते हैं। अब यहाँ आते हैं यूपी में, ठीक है। यूपी में कन्नौज पड़ता है, ठीक है, यहाँ पर कन्नौज मान लीजिए, ठीक है, कन्नौज। और यहाँ पर मौखरी वंश का मौखरी वंश चल रहा था। कौन सा, मौखरी वंश, मौखरी वंश। और यहाँ के राजा कौन थे, यहाँ के राजा थे ग्रहवर्मा, ठीक है। कौन थे, ग्रहवर्मा। सारी चीज़ें अच्छे समझते चलिए फ्रेंड्स। अब इधर देखते हैं, यहाँ बंगाल, ठीक है, बंगाल का, ये है बंगाल, और बंगाल का यहाँ पे कौन सा वंश चल रहा था, यहाँ पे किस वंश का उदय रहा, तो वो है कौन सा वंश था, गौर वंश। यहाँ पर जो वंश था उसका नाम है गौर वंश। और यहाँ के जो राजा थे, राजा का नाम क्या था, राजा का नाम है शशांक, ठीक है, क्या नाम है, शशांक। और यही वो शशांक है जिन्होंने क्या किया था, बोधि वृक्ष को कटवाया था। अब आगे देखिए, यहाँ पे क्या है, मालवा, क्या है, मालवा। और मालवा के राजा का नाम है देवगुप्त। अब देखिए इस स्थिति को समझते हैं, क्या स्थिति परिस्थिति थी कि हर्षवर्धन राजा बनते। देखिए सबकी नज़र कहाँ थी, कन्नौज में भैया, सब चाहते थे इसको जीतना। अब देखिए होता क्या है, जो राज्यवर्धन थे जब ये राजा बनते अपनी राजधानी थानेश्वर बनती, इनकी राजधानी क्या थी, थानेश्वर थी, ठीक है, जो भी कहाँ पड़ती है, हरियाणा में पड़ती है, ठीक है। ये क्या करते हैं, अपनी बहन की शादी किससे करा देते हैं, इनकी बहन थी जिसका नाम क्या है, मैंने बताया, राजश्री, ठीक है, क्या नाम है, राजश्री, जिसकी शादी किससे करा देते, इनका विवाह होता है किससे, तो इनसे होता है, ग्रहवर्मा से करा देते हैं। अब देखिए ये अपनी बहन की शादी ग्रहवर्मा से करा देते हैं ताकि इनके संबंध मजबूत हो जाएं और क्या कोई किसी पर आक्रमण ना करे, है ना। अब देखिए क्या होता है भैया, ये लोग तो इनके पक्के दुश्मन थे। अब ये क्या करते हैं, तो देखिए देवगुप्त और जो ये ग्रहवर्मा हैं,
इनका क्या होता है, युद्ध होता है। देवगुप्त और ग्रहवर्मा का क्या होता है, युद्ध होता है, और ये इनको क्या कर देते हैं, इनकी हत्या कर देते हैं। किसकी हत्या कर देते हैं, ग्रहवर्मा की, और ग्रहवर्मा की हत्या कर देते हैं। और जो ये राजश्री हैं इनको क्या करते हैं, बंदी बना लेते हैं, ठीक है, बंदी बनाकर कारागार में डाल देते हैं, बंदी बनाते हैं, ठीक है, बंदी बना लेते हैं। अब देखिए जो राजवर्धन है इनको बहुत गुस्सा आता है। एक तो पहली चीज़ तो यहाँ उनके जीजा को इन्होंने मार दिया, दूसरी चीज़ बहन को क्या किया, बंदी बना लिया। इनको समझ नहीं आ रहा था हम करें क्या। तो फिर उसके बाद ये काफ़ी सोच विचार करने के बाद कदम आगे बढ़ाते हैं, और ये आ न देखे तो ये क्या कर देते हैं, सीधा आते हैं और ये जो देवगुप्त होते हैं इनकी क्या कर देते हैं, हत्या कर देते हैं, ठीक है, इनकी क्या कर देते हैं, हत्या कर देते हैं। इतना समझ में आया। पहले इन्होंने क्या किया, ग्रहवर्मा के साथ अपनी बहन की शादी कर दी, ठीक है। जब इन्होंने शादी कर दी तो इनके भैया संबंध हो गया मजबूत, लेकिन ये लोग इनके पक्के दुश्मन थे। इन्होंने क्या किया, इनका जब युद्ध हुआ देवगुप्त का किसके साथ, ग्रहवर्मा के साथ, तो देवगुप्त ने क्या किया, ग्रहवर्मा की हत्या कर दी, और जो इनकी बहन थी राजवर्धन की उनको क्या किया, बंदी बना लिया। अब देखिए जो राजवर्धन थे उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें, कि ये जो साम्राज्य है इसको बचाएं या फिर अपनी बहन को बचाने जाएं। ये समझ नहीं पाते हैं। ये क्या करते हैं, अपनी बहन को सबसे पहले सोचते हैं मैं अपनी बहन को बचाऊंगा। बहन को बचाने के लिए आते हैं देवगुप्त के पास, और इनके क्या कर देते हैं, हत्या कर देते हैं। बहन को तो अपने बचा लेते हैं। अब देखिए क्या होता है, भैया ये इनके हत्या कर देते हैं, बहन को बचा लेते हैं। लेकिन जो शशांक थे, ये जो देवगुप्त थे इनके भैया परम मित्र थे, बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे। अब देखिए जो शशांक थे इन्होंने सोचा मेरे फ्रेंड को इन्होंने मार दिया। अब देखिए ये शशांक क्या करते हैं, ये धोखे में किसकी हत्या कर देते हैं, राजवर्धन की हत्या कर देते हैं। क्यों करते हैं, अपने मित्र का बदला लेने के लिए। मित्र का क्या करते हैं, बदला लेने के लिए, बदला लेने के लिए राजवर्धन की क्या कर देते हैं, हत्या कर देते हैं, ठीक है, हत्या कर देते हैं धोखे से। अब देखिए क्या होता है, भैया यहाँ पर क्या हुआ, राजवर्धन चले गए, है ना, राजवर्धन नहीं है कहाँ, थानेश्वर में, और इधर ग्रहवर्मा नहीं है। अब देखिए होगा क्या, अब यहाँ पर जब ये लोग नहीं रहे तो हर्षवर्धन के सामने दो दो परिस्थितियाँ आ गई। अब वो कवि बने कि जो ये थानेश्वर है अपना जो साम्राज्य है और जो बहन का साम्राज्य है उसको बचाएं, क्या करें, उन समझ नहीं पा रहे थे। तो इन परिस्थितियों में हर्षवर्धन को क्या बनना पड़ा, राजा बनना पड़ा, ठीक है। और ये राजा जब बनते हैं तो ये क्या करते हैं, जो ये थानेश्वर राजधानी है इसको क्या करते हैं, थानेश्वर ना रख के, यानी जो वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर थी उसको थानेश्वर ना रख के दूसरी राजधानी बनाते हैं, क्या, कन्नौज बना लेते हैं, ठीक है। राजवर्धन के बाद, इनकी मृत्यु के बाद, यानी जब इनकी हत्या हो जाती है तो हर्षवर्धन राजा बनते हैं। अब इनको बनना पड़ता है, करे क्या, नहीं तो कोई दूसरा वहाँ पे हड़प लेगा। अब ये करते क्या है, तो ये जो शशांक हैं, ये शशांक, ठीक है, इनसे इनका युद्ध होता है और उसमें ये जीत जाते हैं, कौन, हर्षवर्धन। और उसके बाद ये क्या बनते हैं, राजा बन जाते हैं, और राजा बनते हैं और ये क्या बन जाते हैं, राजा बनते हैं। और ये जो इनकी राजधानी थानेश्वर थी उससे बदल कर क्या रख लेते हैं, कन्नौज रख लेते हैं, ठीक है। तो वर्धन वंश की राजधानी पहले क्या थी, थानेश्वर, और बाद में कन्नौज हो जाती है। कौन बनाता है, हर्षवर्धन बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो हरियाणा वाला पार्ट था, यहाँ पर ये खुद राज्य करते हैं और यहाँ पर ये अपनी बहन को दे देते हैं, ठीक है, बहन राज्य करती है, शासन करती है। इतना समझ में आया आपको। ये थी कहानी हर्षवर्धन तक पहुँचने की। हर्षवर्धन तक पहुँचने के लिए हमने इतनी सारी कहानी बताई, ठीक है, कैसे ये कवि बनना चाहते थे लेकिन ये राजा कैसे बने, परिस्थितियां ही कुछ ऐसी हुई कि इनको राजा बनना पड़ा, ठीक है। जबकि इन्होंने लिखा भी है, प्रियदर्शिका, नागानंद, रत्नावली, ये इनके क्या है, नाटक हैं, ठीक है, इन्होंने लिखा लेकिन ये राजा भी बने, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई सारा। एक बार अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं फ्रेंड्स। अब इसके बाद हम बात करेंगे हर्षवर्धन के बारे में, ठीक है। सो मैं थोड़ा सा साइड हो जाती हूँ। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ये पीछे का कॉन्सेप्ट था, ठीक है, इसको ज़्यादा माइंड में नहीं रखना है। यहाँ तो हम बताएंगे जो पढ़ना है वो हर्षवर्धन के बारे में पढ़ना है, लेकिन पीछे का कॉन्सेप्ट पता रहेगा कैसे ये राजा बने, तो आगे का और भी अच्छे समझ में आएगा। आपको यदि स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं फ्रेंड्स। मैं साइड हो जाती हूँ, ठीक है, ले लीजिए।
चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम हर्षवर्धन के बारे में। ठीक है, मैंने बैकग्राउंड बता दिया कैसे क्या सारा सिस्टम था। हर्षवर्धन राजा कैसे बनते हैं, ये बनना चाहते थे कवि और लेखक। ठीक है, कवि और लेखक। अब देखिए आगे बात करते हैं। एक चीज़ तो पता चली गई होगी कि जो हर्षवर्धन है इनके पिता का नाम क्या था, तो प्रभाकर वर्धन था। माता की बात करें तो यशोमती था। ठीक है, आगे बात करते हैं ये राजा कब बने, तो ये मात्र 16 वर्ष की आयु में 606 ईस्वी में क्या हो जाते हैं, राजा बन जाते हैं। ठीक है, 590 ईस्वी में इनका जन्म होता है और 16 वर्ष की आयु में ही ये क्या बन जाते हैं, राजा बन जाते हैं। अब आगे बात करते हैं, जब ये राजा बनते हैं तो ये क्या करते हैं, प्रारंभिक राजधानी जो इनकी हरियाणा में थानेश्वर थी, है ना, वो जो प्रारंभिक राजधानी थानेश्वर थी उससे ये क्या बना देते हैं, कौन सी राजधानी बनाते हैं, कन्नौज बना देते हैं। अब उसका कारण क्या था, तो मैंने बताया कि जो शशांक था उन्होंने क्या किया था, इनके भाई की हत्या कर दी थी। ठीक है, राज्यवर्धन की। तो इनके पास 3 कंडीशन आ गई थी। पहली कंडीशन थी कि अपने भाई का बदला लें, दूसरी कंडीशन इनकी बहन जो थी, है ना, उनको बचाना, और जो तीसरी कंडीशन थी साम्राज्य अपना और अपने बहन का साम्राज्य जो था उसको वापस लाना। इतनी सारी कंडीशन थी। इस परिस्थिति में उन्होंने क्या किया कि शशांक के साथ उनका युद्ध हुआ जिसमें वो जीते, और उसके बाद जो साम्राज्य था उसको भी उन्होंने बचाया। ठीक है, वहाँ पर भी शासन किया साम्राज्य बचाकर, और उसके बाद बात करें तो अपनी बहन को भी छिड़ाया। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, मैंने बताया था कि ये अपनी जो प्रारंभिक राजधानी हरियाणा थी उसको क्या कर देते हैं, कन्नौज बना देते हैं। उसका कारण क्या था कि उनकी बहन जो थी वो शासन नहीं कर सकती थी, इसलिए उन्होंने क्या किया कि राजधानी को चेंज किया, कन्नौज बनाया। ठीक है, अब देखिए आगे क्या बात करते हैं, इनकी जानकारी के स्रोत कहाँ है, कहाँ इनकी जानकारी मिलती है कि हाँ ये राजा थे, ये सारी चीज़ें हुई थी। तो जानकारी का स्रोत है हर्षचरित, जिसमें जो हर्षचरित है इनके चरित्र का वर्णन है पूरा। और ये किसने लिखा है, तो ये लिखा है बाणभट्ट ने। ठीक है, हर्षचरित और कादंबरी ये दोनों रचना किसकी हैं, तो बाणभट्ट की हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है प्रियदर्शिका नागावली और रत्नावली, प्रियदर्शिका नागानंद रत्नावली, नागावली नहीं है फ्रेंड्स, प्रियदर्शिका नागानंद रत्नावली, और एक रख देगा हर्षचरित और पूछेगा इसमें कौन सी हर्ष की रचना नहीं है। ठीक है, हर्षवर्धन की रचना नहीं है, तो हर्षचरित हर्षवर्धन की नहीं है। ठीक है, ये किसने लिखा, तो ये लिखा था बाणभट्ट ने, और कादंबरी भी किसकी रचना है, बाणभट्ट की है। अब बात करते हैं, मैंने बताया हर्षचरित में हर्ष के चरित्र का वर्णन है, किसने किया, तो इनके दरबारी जो कवि थे वो थे बाणभट्ट। इन्होंने हर्ष के चरित्र का वर्णन कहाँ किया, हर्षचरित में किया। आगे बात करते हैं दूसरा स्रोत क्या है, तो इनके दरबार में एक चीनी यात्री आया था जिसका नाम क्या है, हुएन सेंग। ठीक है, क्या नाम है, हुएन सांग। ठीक है, हुएन सांग था, और इसकी पुस्तक है कौन सी, CU की। इससे भी पता चलता है कि जो ये हर्षवर्धन थे ये सारी चीज़ें इनके बारे में, ठीक है, हर्षवर्धन के बारे में सारी चीज़ें पता चलती हैं किससे, CU की से। ठीक है, जो हुएन सांग है ये क्या था, ये बौद्ध धर्म से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए आया था, लेकिन जो हर्षवर्धन थे इनका परम मित्र बन गया था, और इनकी जो ये पुस्तक है इसमें भी हर्षवर्धन से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो प्राप्त होती हैं। आगे बात करें ऐहोल अभिलेख। ठीक है, ऐहोल अभिलेख किसका है, पुलकेशिन दत्ती का है। ठीक है, इसमें बताया जाता है कि जो पुलकेशिन दत्ती ये चालुक्य वंश के, ठीक है, राजा थे। और ठीक है, जो हर्षवर्धन है पुलकेशिन दत्ती के साथ इनका क्या होता है, नर्मदा नदी के तट पर युद्ध होता है, जिसमें जो हर्षवर्धन है ये हार जाते हैं, पुलकेशिन दत्ती जो होते हैं जीत जाते हैं। तो ये चीज़ है, ऐहोल अभिलेख से रिलेटेड भी जानकारी मिलती है। आगे बात करते हैं, कल्लर से जानकारी मिलती है, किसकी है, राज तरंगड़ी की है। इसमें किस चीज़ का उल्लेख है, तो कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। तो ये चीज़ समझ में आई जानकारी के बारे में, बहुत ही थोड़ा याद रखना है लेकिन सॉलिड है फ्रेंड्स। ठीक है, आगे बात करते हैं, जो हर्षवर्धन है इनका दूसरा नाम क्या है, तो वो है शिलादित्य। ठीक है, ये कहाँ मिलता है, तो ये जो हर्षचरित है ना इसमें मिलता है। आगे बात करते हैं हर्षवर्धन के नाटक, इनके खुद के भी कुछ रचनाएं हैं, जो कि वो कौन है, प्रियदर्शिका नागानंद रत्नावली, प्रियदर्शिका रत्नावली नागानंद। ठीक है, ये क्या है, नाटक है इनके, किसके, हर्षवर्धन के। आगे बात करते हैं इन्होंने कौन सा धर्म अपनाया था, तो जो इनके परम मित्र बन गए थे कौन, ये हुएन सांग। ठीक है, जो बाहर से
से चीनी यात्री आए थे बौद्ध धर्म की जानकारी इकट्ठा करने के लिए। ये ही इनके क्या बन गए, परम मित्र बन गए और इन्हीं के प्रभाव में आकर इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। ठीक है, पहले ये किस चीज़ को मानते थे, तो पहले जो इनके पूर्वज थे वो शैव धर्म और सूर्य उपासक थे। ये शिव भगवान को बहुत मानते थे। ठीक है, किसको, शिव भगवान को बहुत मानते थे। कौन, हर्षवर्धन। लेकिन बाद में इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया अपने मित्र ह्वेनसांग के प्रभाव में आकर। आगे बात करते हैं, कुछ धर्म सभाएं हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं। पहला, कन्नौज में प्रति 1 वर्ष बाद ये क्या करते थे, धर्म सभा आयोजित करते थे। और जो पहली धर्म सभा थी वो टोटली किसके लिए समर्पित थी, तो बौद्ध धर्म के लिए। इसीलिए जो पहली सभा थी उसको 5वीं बौद्ध संगीति भी कहा जाता है। ठीक है, 5वीं बौद्ध संगीति का नाम दिया जाता है। आगे बात करें दूसरी, तो प्रयागराज में प्रति 5 वर्ष बाद एक धर्म सभा आयोजित करते थे जिसका नाम है महामोक्ष परिषद। ठीक है, और यही आगे जाके कुंभ मेला में कन्वर्ट हो गया। तो जब ये आते थे तो बहुत सारा क्या करते थे, दान देते थे। ठीक है, इस मेले में तो आपको समझ में आया कि प्रति 5 वर्ष में प्रयागराज में सभा आयोजित करते थे जिसका नाम है महामोक्ष परिषद। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ये सब इम्पॉर्टेंट है। एक बार पूरा रिकॉल कर लेते हैं। देखिए मैंने वन लाइनर लिखा है, एग्जाम ओरिएंटेड सारी चीज़ें लिखी हैं। अभी मैं बताऊंगी कि एंशिएंट हिस्ट्री से पिछली बार एक सेट मेरे पास है, दोनों सेट हैं, सेट डी भी है मेरे पास और सेट मतलब दोनों सेट का मतलब मैं ये बोल रही हूँ 2 शिफ्ट में पेपर हुआ था, फर्स्ट और सेकंड में। ठीक है, तो फर्स्ट का भी हमारे पास पेपर है और सेकंड का भी हमारे पास पेपर। तो हम बताएंगे कौन से क्वेश्चन एंशिएंट हिस्ट्री से पूछे गए थे। ठीक है, एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं फिर बात करते हैं। देखिए इनके पिता का नाम क्या था, इनके पिता का नाम था, पहले सारी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अब आप बात करते हैं। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या था, प्रभाकर वर्धन। माता का नाम क्या था, यशोमती। भाई कौन थे, राजवर्धन। बहन कौन थी, राजश्री थी। जब राजवर्धन की हत्या कर देते हैं, कौन, शशांक कर देते हैं, अपने जो परम मित्र थे देवगुप्त, इनका बदला लेने के लिए राजवर्धन की क्या कर देते हैं, हत्या कर देते हैं। ठीक है, जब ये राजवर्धन की हत्या कर देते हैं तो इनके जो भाई थे कौन, हर्षवर्धन। ठीक है, इनके सामने 3 परिस्थिति आ जाती है। अब ये करे क्या, 3 परिस्थिति आ जाती है। पहले अपने भाई के जो हत्या हुई थी उसका बदला लें, या फिर जो इनकी बहन थी उसको बचा कर लाएं, या फिर तीसरी कंडीशन थी वो ये थी कि जो अपना साम्राज्य है और जो अपनी बहन का, इन दोनों को वापस लाएं। अब शशांक ने क्या किया था, राजवर्धन की हत्या कर दी थी और कन्नौज पे अधिकार कर लिया था, है ना। तो यही सारी परिस्थितियाँ थी जिसके कारण जो हर्षवर्धन है इनको राजा बनना पड़ता है और ये क्या करते हैं, शशांक को हराते हैं। शशांक को हरा कर अपनी बहन को वापस लाते हैं और जो भी साम्राज्य होता है, एक ये हरियाणा वाला, थानेश्वर वाला और कन्नौज, दोनों पे क्या करते हैं, अधिकार करते हैं। ठीक है, साम्राज्य को भी वापस लाते हैं। और देखिए क्या होता है, उसके बाद जो कन्नौज वाला साम्राज्य था वहाँ पर उनकी बहन शासन नहीं कर सकती थी, इसलिए इन्होंने क्या किया, राजधानी बदल दी। ठीक है, पहले राजधानी कौन सी, थानेसर थी, बाद में इन्होंने क्या कन्वर्ट कर दिया, कन्नौज कर दिया था। ठीक है, तो इतना समझ में आया, वही सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं। इनका जन्म 590 ईस्वी को हुआ था और मात्र 16 वर्ष की आयु में 606 ईस्वी में इनको राजा बनना पड़ता है। परिस्थिति आपको मैंने समझा दी और ये सारी चीज़ें हो गई। जब ये राजा बनते हैं तो इनकी प्रारंभिक राजधानी जो थानेश्वर थी उसको बदल के क्या रख देते हैं, कन्नौज रख देते हैं। उसको बदल के वही नहीं, वहाँ क्या करते हैं, बाद में कन्नौज को राजधानी बना देते हैं। ठीक है, हरियाणा में जो थानेश्वर है उसको नहीं बनाते हैं। अब आगे बात करते हैं, उसका कारण बताया, इनकी जो बहन थी राजश्री वो शासन नहीं कर सकती थी, इस वजह से उन्होंने ऐसा किया, वरना कोई और ही साम्राज्य में शासन करने लगता है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है, जानकारी के स्रोत की बात करें तो जानकारी के स्रोत में सबसे अगर बात करें जाए हर्ष के चरित्र का वर्णन किसमें है, तो हर्ष चरित्र में है। ठीक है, और किसने लिखा है, इनके दरबारी कवि थे बाणभट्ट। ठीक है, दरबारी कवि जरूर याद रखना। दरबारी कवि कौन थे, बाणभट्ट, जिन्होंने किसकी रचना की, हर्ष चरित्र की रचना की, जिसमें इन्होंने हर्ष के चरित्र के बारे में वर्णन किया। ठीक है, एक कादंबरी रचना है, वो भी किसकी है, बाणभट्ट की है, उससे भी इनकी जानकारी मिलती है। आगे बात करते हैं, इनके दरबार में चीनी यात्री आते हैं जिनका नाम है ह्वेनसांग। इन्हें यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है, ह्वेनसांग को कहा जाता है। ठीक है, और ये चीनी यात्री होते हैं और ये किस लिए आते हैं, तो
बौद्ध धर्म से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए भारत आते हैं। ठीक है, इनकी पुस्तक का नाम है फो यू की। ये बाद में जो हर्षवर्धन इनके परम मित्र बन जाते हैं। ठीक है, और हर्षवर्धन के बारे में इनकी जो पुस्तक है इसमें जानकारी प्राप्त होती है। और देखिए इन्हीं के प्रभाव में आकर हर्षवर्धन ने क्या किया था, बौद्ध धर्म को अपनाया था। पहले जो इनके पूर्वज थे वो शैव धर्म शूर उपासक थे। ठीक है, ये शिव भगवान को बहुत मानते थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, ये अपने जो परम मित्र ह्वेनसांग है ना, इनके प्रभाव में आकर बोलते हैं ना कि जो गुण होते हैं बिना गुण मिले तो मित्र नहीं बनते हैं ना, और जो मित्र होते हैं उनसे गुण जो होते हैं मैच करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा ना कहीं उनका इफेक्ट पड़ जाते हैं। वही चीज़ इनके साथ हुई, ये भी अपने मित्र के प्रभाव में आकर कौन सा धर्म अपना लेते हैं, बौद्ध धर्म अपना लेते हैं। उसके बाद बात करें ऐहोल अभिलेख से भी इनकी जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, ऐहोल अभिलेख किसका है, वो है पुलकेशिन दत्ती का। इसमें कहा जाता है पुलकेशिन दत्ती के साथ हर्षवर्धन की नर्मदा नदी के तट पर क्या होता है, युद्ध होता है, जिसमें पुलकेशिन दत्ती जो होते हैं वो जीत जाते हैं और हर्षवर्धन हार जाते हैं। ठीक है, कल्लड़ की बात करें, इससे भी जानकारी प्राप्त होती है। किसकी है, तो ये राज तरंगड़ी की है, और इसमें किस चीज़ की जानकारी है, तो कश्मीर के पूरे उसकी जानकारी। ठीक है, कश्मीर के इतिहास की जानकारी है। अन्य नाम इनका क्या नाम है हर्षवर्धन का, वो है शिलादित्य। इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ पर मिलता है, तो जो ये जो सी यू की है, किसकी, ह्वेनसांग की पुस्तक है सी यू की, इसमें मिलता है शिलादित्य का नाम से भी। ठीक है, यानी हर्षवर्धन का नाम शिलादित्य भी मिलता है। हर्षवर्धन के कुछ नाटक हैं, वो हैं प्रियदर्शनी, नागानंद, रत्नावली। ठीक है, धर्म कौन सा अपनाया, बताया मैंने, धर्म सभाएं इन्होंने देखिए प्रत्येक प्रतिवर्ष में। ठीक है, पहले प्रत्येक 5 वर्ष में सभा आयोजित करते, इसका नाम था महामुच्च परिषद। 5 वर्ष में उसका आयोजन होता था, और प्रतिवर्ष में सभा आयोजित भी करते थे। पहली सभा जो थी वो बौद्ध धर्म के लिए समर्पित थी, इसीलिए उसको 5वीं बौद्ध संगीति के नाम से भी जाना जाता है। तो ये था हर्षवर्धन से रिलेटेड सारी जानकारी जो कि एग्जाम ओरिएंटेड। ठीक है, कितनी इंपॉर्टेंट है उस चीज़ को मैंने यहाँ पर लिखा है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ जो पिछली बार क्वेश्चन पूछे गए थे उनके बारे में। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे पास कौन सा सेट है, ये सेट है मेरे पास, आप देख सकते हैं ये सेट ए है। ठीक है, पिछली बार का आप इस चीज़ को देख सकते हैं, ये सेट ए है हमारे पास। अब इसमें हम बताने जा रहे हैं पिछली बार क्वेश्चन। अब यहाँ से हमारी एंशिएंट हिस्ट्री ख़त्म होती है। ठीक है, इंडियन हिस्ट्री। अब मेडवल स्टार्ट करेंगे, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, आप बताना कौन ये सारे क्वेश्चनों का आंसर क्या है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन देखिए पहला क्वेश्चन है, आपको क्रम में सजाना है कि भारत में आने का जो कुछ दे रखे हैं नाम, उनको आपको क्रम में सजाना है। देखिए क्रम में लगाना है, क्रम में लगाना है। पहला है टॉमस रो। ठीक है, बेशक हमने टॉमस रो के बारे में भी नहीं बताया, लेकिन आप आई थिंक अगर पूरी क्लास से देखोगे तो लगा लेंगे आराम से। ठीक है, उसके बाद है फाहियान, क्या है, फाहियान। ठीक है, और सी नंबर है ह्वेनसांग। आपको इनको क्या करना है, क्रम में सजाना है। ठीक है, क्या इसका सही होगा, आप क्रम में से सजाना कि टॉमस रो पहले थे, फाहियान कौन कैसे आया उस क्रम में, पहले कौन आया, फिर उसके बाद कौन आया, फिर उसके बाद कौन आया। इस जो ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। ठीक है, देखते हैं आपको ये चीज़ पता है कि नहीं। ठीक है, आई थिंक पता ही होगी अगर आपने सारी क्लासें अच्छे से देखी हैं। बेशक इसको मैंने नहीं बताया। ठीक है, टॉमस रो के बारे में हमने नहीं बताया, लेकिन इन दोनों लोग के बारे में हमने बताया है, तो आप इस चीज़ का आंसर देना। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, धन्वंतरी जो थे भारतीय इतिहास में, धन्वंतरी कौन थे। ठीक है, भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे, तो आपको इतना तो समझ में आया होगा कि ये कौन थे भैया, नवरत्न थे। किसके, चंद्रगुप्त द्वितीय के, है ना, विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। और ये किससे संबंधित थे, यही पूछा जाता है। देखो ऑप्शन है इसके, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध सेनापति थे, है ना, पहला है इसमें ऑप्शन में सेनापति थे चंद्रगुप्त
वो भी किसके दे रखा है, चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है इसका, दूसरा है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे। ठीक है, ये क्या है ये बताना है आपको, चिकित्सक थे, चिकित्सक थे। ठीक है, और उसके बाद तीसरा है हर्ष के समय के एक प्रसिद्ध नाटककार थे। ये हर्ष के समय के, पूरा नहीं लिख रहे हैं, नाटककार। ठीक है, और उसके बाद इनमें से कोई नहीं, जो लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आप बताना। ठीक है, पहला क्वेश्चन इनको क्रम में आपको सजाना है, कौन पहले आया कौन बाद में आया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपको बताना है कि धन्वंतरि किससे संबंधित थे, और तीसरा क्वेश्चन है कि इंडिका किसकी पुस्तक है। ठीक है, ये आई थिंक आपको पता होगा, इंडिका किसकी पुस्तक है ये बताना है। ये क्वेश्चन आया था एंशिएंट हिस्ट्री से, मैं बता रही हूँ कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। बस यही 3 क्वेश्चन यहाँ पर एंशिएंट हिस्ट्री से पूछे गए। ठीक है, देखिए ये हमारे पास पेपर है और मैं क्वेश्चन वही ले रही हूँ। ठीक है, ये देखिए, निम्नलिखित किस क्रम में भारत आया। ठीक है, मतलब इनमें से क्रम में सजाना है आपको, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ इसमें। इन विच ऑर्डर डिड द फॉलोइंग कम टू इंडिया। ठीक है, ऑर्डर में आपको सजाना है कौन किस क्रम में आया है। तो ये क्वेश्चन आपको बताना है, कौन फायान पहले आए थे, हंसांग पहले आए थे या टॉमस रो आए थे, और धन्वंतरि किससे संबंधित है, इंडिका किसकी पुस्तक है। ये सेट ए है। ठीक है, सेट डी भी वो मुझे देखना पड़ेगा वो है कहाँ ना, तो जो मेरे पास था उसको मैंने पहले यहाँ बताया, कल हम उसके बारे में बात कर लेंगे। सेट जो डी है उसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो हर्षवर्धन से रिलेटेड। यहाँ से प्राचीन भारतीय इतिहास के जितने सारे चैप्टर दे रखे हैं हमारे यूपी SSSC पर 2022 में, वो क्लोज होते हैं। ठीक है, अब हम मेडवल हिस्ट्री की बात करेंगे, जिसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है राजपूत काल, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। कैसा लगा सारा सेशन ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।